प्रस्तुत है नवम वर्ग में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि आज जो बाल श्रम की समस्याएं हमारे सामने हैं, छोटे छोटी उम्र के बच्चों से जिस प्रकार काम लिया जा रहा है, चाहे कारण जो भी हो, उसी चिंता की अभिव्यक्ति इस कविता में कवि के माध्यम से किया जा रहा है। इस रचना के रचनाकार, इस कविता के लेखक राजेश जोशी जी हैं, जिनका जन्म 1946 में हुआ था और इन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए तथ्यों को विशेष रूप से अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। यहाँ इस कविता में बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में उनके हृदय की वह पीड़ा व्यक्त हुई है जो बच्चों से उनका बचपन छिन जाने के कारण उत्पन्न होता है। बच्चों से उनका बचपन कब छिनता है कि जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, उछलना कूदना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उसके बदले अगर उन्हें जीवन यापन, पेट की भूख मिटाने के लिए काम करना पड़ रहा हो तो ये उनके बचपन छीनने का ही द्योतक है। इसी पीड़ा की अभिव्यक्ति इस कविता में, प्रस्तुत कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं में किया गया है। कवि के द्वारा राजेश जोशी, जिन्होंने यह कविता लिखी है, शायद बहुत नज़दीक से इन पीड़ाओं को, इन करुण दृश्यों को उन्होंने देखा है। सरल शब्दों में अभिव्यक्त यह कविता भाव की दृष्टि से अन्यतम है, अति उत्तम है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, अर्थात सड़क पर कोहरा छाया हुआ है। आप देखते होंगे दिसंबर जनवरी के महीने में ऐसा होता है कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। हम लोग अपने से आगे मीटर 2 मीटर नहीं देख पाते हैं। तो वो कोहरे से ढकी सड़क हुई और उस पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। दृश्य है ये कि बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक पंक्ति उन्होंने कहा है। भयानक इसलिए कि वैसी पंक्ति, कोई वैसी बात जिसको कहने से हृदय में भय की उत्पत्ति हो तो वो भयानक पंक्ति ही कही जाएगी। और बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पंक्ति कवि की दृष्टि में भयानक है, क्योंकि बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए था। आगे की पंक्तियों में फिर इसे स्पष्ट करेंगे, लेकिन यहाँ भाव यही है कि ये भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, तो क्या ये भयानक पंक्ति है? नहीं, ये भयानक पंक्ति नहीं है। किंतु कोरोना का बहुत विस्फोटक प्रभाव होने वाला है, यह पंक्ति अगर कोई बोलता है तो ये भयानक पंक्ति कही जाती है। उसी प्रकार कवि की दृष्टि में बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना। विवरण कहा जाता है किसी भी चीज़ की सूचना जब आदमी देता है। जब हम लोग सूचना देते हैं, वर्णन करते हैं किसी का, तो उसको हम विवरण कहते हैं। आपने क्या किया, इसका विवरण दीजिए, तो ये वर्णन हुआ। तो ये कवि का कहना है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना, अर्थात इसकी सूचना अगर दी जा रही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये बहुत भयानक है। विवरण की तरह लिखा जाना भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, लाइक ए क्वेश्चन। ये वर्णन नहीं होना चाहिए, पूर्ण विराम इसके अंत में नहीं लगना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए।
साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगना चाहिए। कवि की मान्यता है कि इस वाक्य को विवरण की तरह नहीं बल्कि सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। देख रहे हैं कवि ने किस प्रकार उन्हीं शब्दों को उलट दिया है। विवरण की तरह लिखा गया, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये विवरण की तरह लिखा गया। इसको कवि भयानक मानते हैं। उनका कहना है कि इसे प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। प्रश्न है कि क्यों जा रहे हैं, तो इस क्यों में भी ढेर सारे प्रश्न जोड़ रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अर्थात बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो क्या बच्चों के पास गेंदें नहीं हैं खेलने के लिए? अर्थात उनके पास खेलने के साधन नहीं हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, पुस्तकों में होना चाहिए, रंग बिरंगे पुस्तक उनके हाथ में होने चाहिए। तो क्या उन सारी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? दीमक आप जानते हैं ना, दीमक लगता है घर में जो हर चीज को खा जाता है। तो क्या पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है? अर्थात अब पुस्तकें शेष नहीं बची हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? यह भी कभी प्रश्न कर रहा है कि बच्चों को तो खिलौने से खेलना चाहिए, तो खिलौने नहीं हैं क्या? वे काली पहाड़ी के नीचे दब गए हैं सब। अर्थात बच्चों को खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं बच रहा है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा जो इस्लाम धर्म के लोगों के लिए जो विद्यालय होता है उसको मदरसा कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय मदरसा। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि सभी विद्यालय, सभी मदरसे क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं? यहाँ आप देखिए, इन 3 बिंदुओं को आप याद रखेंगे उत्तर देने के लिए कि गेंद जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा खेलते हैं, जो बच्चों का सबसे पसंदीदा खेल है, तो क्या कभी पूछता है कि कभी बच्चे काम करने क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब है कि उनके पास खेलने के साधन नहीं है, पढ़ने के साधन नहीं है, विद्यालय नहीं है, और इन्हीं तीनों के लिए वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अर्थात गेंदें क्या अंतरिक्ष में गिर गई? अब गेंदें नहीं हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? किताबें भी नष्ट हो गई हैं क्या? अब किताबें नहीं बची जिससे बच्चे पढ़ सकें, और जिसके कारण उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है कि पढ़ने को नहीं है तो जाओ काम पर। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? जितने खिलौने हैं वे काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सकता है, जिससे बच्चे खेल सकें। ये सारे प्रश्न है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं मदरसों की इमारतें? अर्थात सारे विद्यालय ढह गए हैं, नष्ट हो गए हैं, जहां बच्चे जाएं और पढ़ सकें। ये सारा प्रश्न है, और इसका उत्तर आगे देते हैं वो कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? जहां बच्चे खेलते हैं, वे मैदान, बगीचे जहां वे मस्ती करते हैं, और घरों के आंगन जहां उनकी किलकारियां गूंजती हैं, जहां वे उछलते कूदते शैतानियां करते हैं, खत्म हो गए हैं एकाएक। ये सब कुछ समाप्त हो गया। अर्थात उनके पास अब कुछ नहीं बचा, न खेलने के साधन, न पढ़ने के साधन, न पुस्तकें, न विद्यालय, न घर, न मैदान, बगीचे। ये सब कुछ नष्ट हो गए हैं क्या, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? प्रश्न यही तो है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? अगर ये सारी चीज़ें होती तो बच्चे इनके साथ रहते, बच्चे गेंद से खेलते, बच्चे खिलौनों से खेलते,
बच्चे पुस्तकें पढ़ते, रंग बिरंगी पुस्तकें पढ़ने में उनको आनंद आता, मदरसों में जाते, विद्यालयों में जाते, अध्ययन करते, शिक्षा पाते। क्या ऐसा हो गया है कि ये सब कुछ नष्ट हो गया? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? इसीलिए कवि इस प्रश्न के माध्यम से दुनिया को एक प्रकार से चेतावनी दे रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, अर्थात बच्चों को खेलने के लिए गेंदें नहीं रह गई हैं, पढ़ने के लिए किताबें नहीं बची हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं बचे हैं, मदरसे नहीं बचे हैं, सारी इमारतें ढह गई हैं उनकी, घर के आंगन, बगीचे, मैदान सब कुछ नष्ट हो गए हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कठोर लहजे में कहता है कि तो फिर कुछ नहीं बच गया। अगर हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को, हमारे भविष्य के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। कवि की दृष्टि में इन सब का होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो दुनिया में कुछ बचा हुआ नहीं माना जाए। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यहाँ भी एक प्रश्न है कि कितना भयानक होता यदि ऐसा होता। कैसा होता? गेंदें नष्ट हो जाती, पुस्तकें नष्ट हो जाती, मदरसे। यही 4 पॉइंट बार बार अपने दिमाग में आप रखिए कि क्या क्या भयानक, क्या क्या था, यानी क्या क्या होना चाहिए था। गेंदें होनी चाहिए थी, पुस्तकें होनी चाहिए थी, मदरसे होने चाहिए थे, घर, मैदान, बगीचे होने चाहिए थे, अर्थात वह सब कुछ होना चाहिए था जिससे कि बच्चों का मनोरंजन हो, उनका समय बीते, जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हो। अगर ये सब नहीं होती तो कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहते हैं भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्त मामूल, कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने अपनी पीड़ा का चरमोत्कर्ष दिखलाया है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। न गेंदें अंतरिक्ष में गिरी हैं, न रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने चाटा है, न खिलौने काली पहाड़ी के नीचे दबे हैं, न मदरसों की इमारतें ढह गई हैं। घर में आंगन भी है, बगीचे भी हैं, मैदान भी हैं, सब कुछ हैं, कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, यथावत। हस्ब मामूल का अर्थ है बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर सब कुछ है। हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, यथावत हैं, सब कुछ जैसे थी वैसी हैं। लेकिन हो क्या रहा है? दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, केवल अपने देश की ही बात नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया की बात कह रहे हैं कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये है भयानक। ये तो भयानक होता अगर कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ है फिर भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? आपने स्वयं भी देखा होगा ठिठुरते हुए बच्चों को, कोई प्लास्टिक चुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी होटल में काम करने के लिए जा रहा है, कोई खाना पहुंचाने के लिए जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से ढेर सारे काम लिए जा रहे हैं। इसे कानूनन अपराध घोषित किया गया है। बाल श्रम को कोई भी 14 वर्ष से कम अवस्था के बच्चे से काम नहीं करवा सकता है, कानून बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी को इसी की पीड़ा है कि बच्चों से उनका बचपन छिन गया है, जिन्हें खिलौनों से खेलना चाहिए, जिन्हें रंग बिरंगी पुस्तकों में मन लगाना चाहिए, जिन्हें मदरसों में जाकर पढ़ना चाहिए, जिन्हें घर आंगन बगीचों में मस्ती करनी चाहिए, वे बच्चे
दुनिया भर की हजारों सड़कों पर काम पर जा रहे हैं। ये आज की एक भयानक त्रासदी है। कवि इससे पीड़ित है और कवियों का यह उद्देश्य होता है कि समाज का ध्यान अपनी रचनाओं के माध्यम से खींचे, इस समस्या की ओर इशारा करे, और राजेश जोशी यह करने में सफल हुए हैं। उद्देश्य यह है कि बच्चों को उनके खिलौनों से खेलने देना चाहिए, उन्हें पुस्तकें दी जानी चाहिए, उन्हें खिलौने दिए जाने चाहिए, गेंदें दी जानी चाहिए, उन्हें मदरसों में, विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए, न कि उनसे काम लिया जाना चाहिए, उनको काम पर जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। चित्र तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, चित्र तो यही उभरेगा कि कितनी पीड़ा है, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, कोहरे के कारण ठंड बहुत है, उस ठंड में ठिठुरते हुए बच्चों का सड़कों पर जाना, काम करने के लिए जाना और ठिठुरना, नंगे पांव घूमना, यह एक त्रासदी है। यहाँ दूसरे सवाल में है कि भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। प्रश्न पूछने से उसका उत्तर मिलेगा, इसलिए कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? इसलिए कि जब हम प्रश्न पूछेंगे तो समाज को उसका उत्तर देना पड़ेगा। समाज से उत्तर पाने की अपेक्षा से ही कवि इसे प्रश्न के रूप में लिखना चाहता है, क्योंकि विवरण के रूप में लिखना इसे भयानक है। ये घोषणा करना कोई अच्छी बात नहीं है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि प्रश्न उठना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? इसलिए क्योंकि उनके पास रोजी रोटी की समस्या है। जब बच्चों का पेट भरा होगा, जब उनका पालन पोषण समुचित ढंग से किया जाएगा, तभी तो खेलने में उनका मन लगेगा। मनोरंजन तो तभी ना अच्छा लगता है जब हमारा पेट भरा हुआ हो। अगर हम भूख से तड़प रहे हैं, हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या है, तो फिर संसार की कोई भी वस्तु हमारा मनोरंजन नहीं कर सकती। भरे पेट पर ही सारा मनोरंजन अच्छा लगता है। इसीलिए मनोरंजन के सारे साधन उन बच्चों के लिए बेकार हैं जो रोजी रोटी के लिए सुबह सुबह काम करने के लिए जाने को विवश हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? इस उदासीनता के अनेक कारण हैं। किसी भी एक पीड़ा को जब हम बहुत बार देखते हैं तो हम उसे देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। वह चीज़ हमें कोई बहुत ज़्यादा कुतूहल का विषय नहीं लगती है। बच्चों की इस दुरावस्था को देखते देखते हमारी आंखें अभ्यस्त हो चुकी हैं। दूसरा यह कि हम उसके लिए कुछ कर पाने में स्वयं को असमर्थ मानते हैं। बच्चों की अपनी मजबूरी है। अगर बच्चों के अभिभावक से ये प्रश्न किया जाए कि आप इसे काम पर क्यों भेज रहे हैं, तो वह प्रति प्रश्न कर बैठेगा कि तो इसका पेट कौन भरेगा, हमारे पास इतना साधन नहीं है, हमारी कमाई इतनी नहीं है कि हम सबका पेट भर सकें। पेट भरेगा अपना। ये उदासीनता का एक कारण हो सकता है। अर्थात वर्तमान सामाजिक परिवेश और परिस्थितियां भी इस उदासीनता का कारण हो सकती हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है, ये तो आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। आपने कब देखा है, कहाँ देखा है? हमने तो देखा है प्लास्टिक चुनते हुए देखा है, होटलों में बर्तन मांजते हुए देखा है ना, लोगों का खाना पहुंचाते हुए, भार ढोते हुए, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हुए। ये सारी परिस्थितियां हैं। ये आप अपनी इच्छा से इसका उत्तर ढूंढेंगे। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? क्योंकि इससे हमारा भविष्य चौपट होता है। जो बच्चे बचपन से ही काम पर लग जाएंगे, न तो उनका शारीरिक विकास होगा और न ही उनका मानसिक विकास होगा।
वे पढ़ लिख कर एक उपयोगी और सुसंस्कृत मानव नहीं बन सकेंगे। परिणाम यह होगा कि हमारी अगली पीढ़ी, हमारे राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एक स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल पीढ़ी ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। अतः यह हादसा है कि बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं और वे अपना मनोरंजन, अध्ययन आदि नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक विकास नहीं हो पाता है, जिस विकास के नहीं होने से वे एक कुशल और योग्य नागरिक नहीं बन सकते हैं और जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो यह हादसा ही है। इस प्रकार यह कविता समाप्त हो गई और यही आप लोगों के इस कार्यक्रम में, इस पाठ्यक्रम में ये अंतिम कविता थी। मेरा विश्वास है कि अभी सभी कविताओं के वीडियोज़ को आप पुनः पुनः देखने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो देने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि आप इसको देखें, जहाँ का प्रसंग आपको समझने में कोई समस्या होती है उसको बार बार देखें। हम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, हम लोग प्रयत्न करते हैं कि उसके एक एक बिंदु को स्पष्ट कर दिया जाए, प्रश्नोत्तर को भी समझा दिया जाता है। इस पर गौर करना, इसको देखना, ये आपका दायित्व है। आप इसके महत्व को समझें। जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं विश्व के सामने, देश के सामने, आपके सामने, विद्यालय के सामने, हम लोगों के सामने, उसका सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम जो परिस्थिति आई है और जो उसका माध्यम बना है उन माध्यमों का हम उपयोग करें। चाहे वह ऑनलाइन क्लासेज हों, चाहे जो अपलोडेड वीडियोज हों, उनको हम देखें और देखकर समझने का प्रयत्न करें। फिर शिक्षक आपके पास उपलब्ध होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जैसा आप करते हैं। विद्यालय की ओर से भी आप लोगों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर दिए जाते हैं, हम लोग उत्तर भी देते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप वीडियोज को अच्छी तरह गंभीरतापूर्वक देखेंगे और इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।